Yes. In today's class, we talk about intersective orthodontics. क्या पढ़ रहे हैं? Intersective orthodontics. सर ये क्या है इंटरसेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स? If malocclusion already developing or developed, नहीं समझ में आया? Means malocclusion is already begin. क्या हो चुका है? malocclusion already begins हो चुका है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, मतलब डेवलपिंग है। क्या है? समझ में आया? या डेवलप्ड है। क्या है? उस समय आप जो ट्रीटमेंट देंगे that's called intersective orthodontic। बोलो क्लास समझ में आगे है ना? ठीक है। Yes, so in intersective orthodontics, when orthodontists take measures in developing or develop malocclusion for prevention of malocclusion, yes, रोकने के लिए या डिक्रीज और रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ मॉलऑक्लूजन। बोलो क्लास समझ में नहीं आई? मतलब बहुत सीवियर मॉलऑक्लूजन होना था, उतना सीवियर नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, बाकी हमने करेक्ट कर दिया या 100% करेक्ट कर दिया। इट्स डिपेंड ऑन व्हेन पेशेंट कम्स, नॉट गेटिंग नोन एज इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक। इज देयर एनी डाउट? आ रहा समझ में? समटाइम्स इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक both are using synonyms to each other। मतलब कई बार लोग इसको एक ही समझते हैं। समझ में आ रहा है क्या कि इंटरसेप्टिव और प्रिवेंटिव एक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट। प्रिवेंटिव जब कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ है, इफ डिफेक्ट ऑलरेडी बिगिन, नॉन एज इंटरसेप्टिव। एनी डाउट? कुछ पूछना चाहते हो? बेटा पायल बढ़ जाए आगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स, what are the measures we can take in the intersective orthodontic? One of the most important thing is serial extraction। क्या बेटा? serial extraction। सर हम ये क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं क्या क्या स्टेप इसमें ले सकते हैं। तो पहला है बेटा serial extraction, ठीक है। दूसरा क्या है? correction of developing क्रॉस वाइड। यदि किसी को क्रॉस वाइड हो गया है तो जैसे आपने क्रॉस वाइड देखा है तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, भले ही वो किसी भी एज में हो। कंट्रोल ऑफ ओरल हैबिट। नेक्स्ट स्पेस गेनिंग और रीगेनिंग। सर ये क्या है? प्रिवेंटिव में हमने स्पेस मेंटेन किया था। यदि पेशेंट हमारे पास उस समय नहीं आया या आया था आपने तब मेंटेन नहीं किया तो वो स्पेस क्या हो जाएगा? इतना लॉस्ट हो जाएगा। तो जो स्पेस लॉस्ट हुआ आप उसको दोबारा पाओगे, दैट्स कॉल्ड रीगेनिंग। इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट interception of skeletal malgradation। interception of skeletal malgradation। next removal of soft tissue। removal of soft tissue और bony barrier to enable eruption of teeth। सर ये क्या है? इसका मतलब ये है रिमूवल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और बोनी बैरियर इन टूथ इरप्शन, यदि टूथ के
वे में पाथवे में यदि कोई सॉफ्ट टिश्यू या बोनी टिश्यू आ रहा है इसको रिमूव करो, अदरवाइज कोई इरप्ट नहीं हो पाएगा, एक्टोपिक इरप्शन हो जाएगा। देन यस, सो these are the measures, these are the steps we can do in intercepting orthodontic for the reduction of severity of malocclusion. Any doubt? Now we are going to discuss each of them in very detail. One of the most important is serial extraction. एक जैगरेन नाम का साइंटिस्ट था, कौन था? आया समझ में? ये साइंटिस्ट ने बेटा पहली बार सीरियल एक्सट्रैक्शन टर्म्स का यूज किया। इसने बताया कि जो नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, मतलब जब पेशेंट को कोई मॉलोक्लूजन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत मॉलोक्लूजन हुआ है, नहीं आया समझ में, थोड़ा बहुत, उस समय आप यदि उसका समय से शेडिंग नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? शेडिंग मतलब जो दांत इस समय पर गिरना था, यह आपको लग रहा है कि आर्च टूथ डिस्क्रिपिसेंसी क्या है, मतलब इसकी 8 छोटी दांत बड़े आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये हो सकता है, या ऑलरेडी आपको स्पेस कम लग रहा है, तब आप सीरियल एक्सट्रैक्शन करोगे। नहीं डाउट, समझ में आया? सीरियल एक्सट्रैक्शन सिर्फ 2 केस में करते हैं। कितने केस में करते हैं? ध्यान रखना, पहला केस आर्च टूथ डिस्क्रिपिसेंसी। कुछ पूछना चाहते हो? क्या क्लास समझ में आ रही है? पहला क्या है मैडम? आर्च टूथ डिस्क्रिपिसेंसी। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। और दूसरा है फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट, मतलब फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट। सर सीरियल एक्सट्रैक्शन का बेसिक फंडा क्या है? आप सबसे पहले पेशेंट का आर्च टूथ डिस्क्रिपिसेंसी देखो, मतलब आप इसमें केरीज एनालिसिस करो। क्या करो? आर्च पेरीमीटर एनालिसिस हमने पढ़ा था वंस अपॉन अ टाइम। यस और नॉट? प्रीमोलर टू प्रीमोलर मतलब medial surface of first permanent molar from one side to the medial surface of permanent first molar। एक वायर लेंगे, बक्कल कस्ट टिप से फॉलो करते हुए वो इंसाइजर एज तक से फॉलो होते हुए जाएंगे। नहीं समझ में आया? यदि टूथ प्रोक्लाइन है बाहर की ओर है तो वो लिंगुअल ही रहेगा। क्या वायर? बड़े दी दांत रेट्रोक्लाइन है तो वो आगे जाएगा। गेटिंग और नॉट, इसका प्रोक्लिनेशन रेट्रोक्लाइनेशन भी देख सकते हो। आ रहा है क्या? इससे आप आर्च टूथ साइड डिस्क्रिपिसेंसी देखोगे। नहीं डाउट? समझ में आया? फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट मतलब फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट क्या है? यदि आपको लग रहा है कि दांतों के बीच में स्पेस नहीं है, क्या नहीं है? क्या नहीं है? स्पेस नहीं है। सर स्पेस क्या है? जो डेसिडुअस टूथ होते हैं उनका साइज छोटा होता है, इसलिए उनके दांतों के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। यदि आपको लगता है कि परमानेंट टूथ यहाँ इरप्ट नहीं हो पाएंगे, सर क्यों नहीं हो पाएंगे? बिकॉज परमानेंट टूथ हैज लार्ज इंसेट, that's why they are unable to erupt, unable to accumulate in that space because of insufficient space. That's why we are doing the serial extraction। नहीं रहा हो? कुछ पूछना चाहते हो? हमको कुछ क्लास समझ नहीं आ रही, ठीक है? किस पेशेंट में हम इसको करते हैं? आ रहा समझ में? सीरियल एक्सट्रैक्शन। तो इंटरसेप्टिक कैसे पता चलेगा? पेशेंट आके बताएगा क्या कि मेरे को भविष्य में मॉलोक्लूजन होने वाला नहीं? ये तो डेंटिस्ट नहीं समझ पा रहा है। इसके लिए आपको कुछ देखना है। क्या देखना है? इंडिकेशन। क्या देखना है बेटा? इंडिकेशन। सर इसका इंडिकेशन क्या है? पहला इंडिकेशन है कि हमेशा सीरियल एक्सट्रैक्शन क्लास 1 के पेशेंट में ही करते हैं। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? आ रहा समझ में? बढ़ जाएंगे। सीरियल एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ध्यान सुन लेना। पेशेंट आपके पास नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, मतलब ना तो उसको एज सच डेंटो एल्वियोलर ऑक्लूजन होना चाहिए मॉलोक्लूजन, ना ही स्केलेटल मॉलोक्लूजन होना चाहिए, ना मस्कुलर मॉलोक्लूजन होना चाहिए। गेटिंग और नॉट? मतलब उसके मैक्सिला मैंडिबल भी अपने सही जगह पर होना चाहिए, टूथ भी प्रॉपर तरीके से रख होना चाहिए, क्लास 1 होना चाहिए और मसल में भी कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम सीरियल एक्सट्रैक्शन करेंगे। कोई डाउट? मतलब क्लास 1 मॉलोक्लूजन होना चाहिए। नहीं डाउट? समझ में आ गया है? ठीक है। इसके बाद क्या है सर? पेशेंट आया हमारे पास, हाँ
क्लास 1 मालोक्लूजन का पेशेंट है, हम इसको कर सकते हैं। सर अभी हमको लग ही नहीं रहा तो क्यों करेंगे, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं क्यों करने वाले। क्लास 1 मालोक्लूजन के बाद यदि आपके पास पेशेंट आया है जिसको क्या हो गई, आर्च डेफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई है? सर ये किससे पता करेंगे? आर्च डेफिशिएंसी कैरिज एनालिसिस करोगे, क्या करोगे? कैरिज एनालिसिस, जिसमें आपको टूथ एंड आर्च डेफिशिएंसी दिखेगा। बोलो नहीं आया समझ में? आर्च एंड टूथ डेफिशिएंसी, एनी डाउट? ठीक है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्पेस। यदि आपको लगता है कि जो प्राइमेट स्पेस हमने पढ़ा था, टूथ के बीच में टूथ के बीच में गैप होता है, दैट्स कॉल्ड प्राइमेट स्पेस, स्पेस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्पेस, याद है? यदि वो नहीं है, एब्सेंस है, तो आपको सीरियल एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, बिकॉज परमानेंट टूथ लार्ज इन साइज दे आर अनएबल टू यूज फ्रॉम ओरल कैविटी, यस और नो? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। यदि कोई आपको लगता है डीपली कैरियस टूथ है, कैरियस टूथ है, क्या है? और समझ में जब अपने समय पे शेडिंग नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? शेडिंग नहीं हुआ, जिसका एक्सट्रैक्शन हो जा रहा था, ये समझ में, मतलब एक्सफोलिएशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? एक्सफोलिएशन डिले हो गया, क्या हो गया? तो आपको करना है। कोई डाउट? रूल बची हुई है तो आपको करना है। नेक्स्ट, माल पोजीशन और इम्पैक्टेड लेटरल इंसाइजर, ध्यान से सुने। In deciduous tooth, central incisor, lateral incisor both are small in size, but in the permanent they are very large in size. That's why, due to deficiency in the arch, sometimes lateral incisor unable to erupt, or they erupt palatally. किधर आते हैं बेटा? Palatally. आरासान है, कभी-कभी लेजरी हो जाते हैं, पर most of the time they erupt palatally. In that situation, we will extract deciduous canine, क्या निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेते हैं? deciduous canine निकालने के कारण वहाँ पर स्पेस बन जाएगा, जिसके कारण चारों, दोनों सेंट्रल इंसाइजर, दोनों लेटरल इंसाइजर के लिए सफिशिएंट स्पेस हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाएंगे, इरप्ट हो जाएंगे। कोई डाउट? समझ में आया? कोई पूछना चाहते हो? नेक्स्ट, irregular or crowded upper and lower entities. irregular or crowded upper और लोअर एंटीरियर। यदि आपको लग रहा है कि अपर और लोअर में क्राउडिंग है, क्राउडिंग मतलब स्पेस की कमी है, तो आपको एक्सट्रैक्शन करना है। बोलो नहीं आया समझ में? ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि लोअर में आपको जिंजाइवल रिसेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जिंजाइवल रिसेशन इन लोअर एंटीरियर। सर ऐसा क्यों होता है? जो अपर एंटीरियर है वो नीचे वाले को स्पेस नहीं देंगे, या उनमें क्या होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। जब प्रॉपर तरीके से स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रॉमा होगा, क्लीनिंग नहीं होगी, आलस, जिसके कारण क्या होगा? जिंजाइवल रिसेशन। क्या होगा? मतलब यदि आपको लोअर टूथ में जिंजाइवल रिसेशन दिख रहा है तो आपको सीरियल एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। एनी डाउट? नेक्स्ट, सर ये क्या है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टोपिक इरप्शन अपनी जगह से और कहीं इरप्ट हुआ है तो आपको सीरियल एक्सट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट, Nasal migration of buccal segment. सर ये क्या है? यस, टूथ की क्या हो गई है? ड्रिफ्टिंग हो गई है, वो टिल्ट हो गया। क्या हो गया? जो बक्कल पोर्शन है वो हल्का सा टेढ़ा हो गया, नॉट गेटिंग, ठीक है, पूरा सेट नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हो गया? हल्का सा टेढ़ा हो गया, घूम गया, गेटिंग और बीजल माइग्रेशन हो गया। एनी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, Lower lateral लोअर लैटरल फ्लेयरिंग ऑफ एंटीरियर। सर ये क्या है? आपको लोअर एंटीरियर कैसे है? फैलती हुई दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऐसे गेटिंग और नॉट फ्लेयरिंग हो रही है,
तब भी आपको सीरियल एक्सट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट, हाँ, लोअर फ्लेयरिंग, हाँ एक ही बात, उसका गलत नहीं है। पूछो कैसे, फ्लेयरिंग होगी तो वो लेटरली मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे तो नहीं, समझ में, एक ही बात है। और एब्नॉर्मल पैटर्न और सीक्वेंस, मतलब सेंट्रल इंसाइजर की जगह पहले लेटरल इंसाइजर रहेगा, फिर सेंट्रल इंसाइजर रहेगा। गेटिंग और नॉट, आ रहा समझ में? एब्नॉर्मल पैटर्न हो गया, एब्नॉर्मल सीक्वेंस है क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं, क्योंकि वहां पे ओवर रिटेन रेसिड्यू है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? मतलब ओवर रिटेन रेसिड्यू से भी आप सीधा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। एनी डाउट? ओवर रिटेन रेसिड्यू, एनी डाउट? हाँ, एंकाइलोस, समझ में आया? यदि आपको लग रहा है, आप एक्सेल लेके देखोगे, एंकाइलोस हमने कल पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। एंकाइलोस जिसमें पीरियोडोंटल लिगामेंट एब्सेंट होते हैं और दूध डायरेक्टली अटैच हो जाता है एल्वियोलर बोन से, मतलब दूध डायरेक्टली अटैच विद द एल्वियोलर बोन इन द एब्सेंस ऑफ पीरियोडोंटल लिगामेंट, सो दे आर अनेबल टू सेट, अनेबल टू एक्सफोलिएट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द सीरियल एक्सट्रैक्शन। ही रहो, कोई पूछना चाहते हैं? बढ़िया है आगे। ये तो थी इंडिकेशन, क्या थे? ठीक है, अब पढ़ना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किसमें नहीं करना है? तो पहली चीज सुन लीजिए, यदि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और उसको क्लास 1 है, क्या है? क्लास 1 है, उसमें भी एक कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, अभी तो आप बताए थे क्लास 1 में करना है, किस क्लास 1 में नहीं करना है ये भी सुन लीजिए, समझ में आया? सबसे पहले तो कर लीजिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? ये यहाँ से अलग कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्लास 2 एंड क्लास 3 में नहीं करना है, मॉल ऑक्लूजन वाले पेशेंट में नहीं करना है। कोई डाउट? जिसको स्केलेटल, क्या है? स्केलेटल डिफॉर्मिटीज है, नहीं करना है। जिसको डेंटो एल्वियोलर डिफॉर्मिटीज है, क्या है? डेंटो एल्वियोलर मतलब उसको भी क्लास 2 क्लास 3 मालफॉर्मेशन है। जिसको मस्कुलर डिफॉर्मिटीज है, क्या है मैडम? तो नहीं करना है। ठीक है, पेशेंट को ओलिगोडोंसिया है, क्या है? पेशेंट को एनोडोंसिया है, सर ऑलरेडी उसको टूथ कम है, आपने वो भी निकाल दिया है, क्लास समझ में आ रही है, तो उस पेशेंट को हम नहीं करेंगे। कोई डाउट? क्योंकि सीरियल एक्सट्रैक्शन जो तब करा जब टूथ का साइज ज्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ टूथ ज्यादा हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है। जब यहाँ पे ऑलरेडी टूथ ही नहीं है, कम है, तो क्यों एक्सट्रैक्शन करोगे? गेटिंग और नॉट? आ रहा समझ में? ग्रॉसली डिकेड फर्स्ट मोलार, क्या है मैडम? ग्रॉसली डिकेड परमानेंट फर्स्ट मोलार। सर ये क्या है? फर्स्ट मोलार से क्या रिलेशन? आज क्रॉसली डिकेड है, उसको कैरीज लगी हुई है, क्या भरोसा कुछ समय बाद उसमें दोबारा इन्फेक्शन ना हो, दोबारा इन्फेक्शन में भविष्य में उसको निकालना पड़ेगा, और आपने ऑलरेडी जो अच्छे थे वो भी निकाल दिए, तो क्या होगा? और टूथ कम हो जाएंगे। उस समय आपको नहीं करना है। तो पूछना चाहती हूँ, अरे समझ में? और बताइए। हाँ, आपके पास ओपन बाइट का कोई पेशेंट आया है या डीप बाइट का पेशेंट आया है तो भी नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है? डीप बाइट में क्या होगा? यदि आपने और टूथ निकाल दिया तो जो बाइट ऐसी हो रही थी वैसी हो जाएगी, रेस्ट नहीं मिल पाएगा। एनी डाउट? कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कुछ पूछना चाहते हैं? फाइल नेक्स्ट। सर मिड लाइन डायस्टीमा वाले को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मिड लाइन डायस्टीमा है, मतलब स्पेस सफिशिएंट था। समझ में आया? किसी को मिड लाइन शिफ्ट हो गई है, मैंने ऑलरेडी अभी पर डिस्कस कर रहे थे कि लेटरल इंसाइजर यदि किसी का आपने एक्सट्रैक्शन कर दिया तो मिड लाइन शिफ्ट हो जाएगी, क्या लेगी? उसको नहीं देने, क्लास 2 क्लास 3 वाले को नहीं देना। नहीं समझ में आ रहा? कुछ पूछना चाहते हैं? आ रहा है क्या? फिर से बताओ। ग्रॉसली डिकेड परमानेंट फर्स्ट मोलर